जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में। देयर आर 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशन। वो तीनों अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस जो थी वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। जैसा कि हमने प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है उनको अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है उनको हम अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। जैसे मेन 3 कंसेप्ट जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो हम अगले वाले पढ़ रहे हैं वो है अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस। देयर आर 8 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। इस वीडियो के अंदर हम ओनली 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये चारों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने यहां लिख लिए। ये चारों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग 4 प्रिंसिपल्स होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा था अकाउंटिंग कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स जो है वो क्या होता है, इट्स अ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स अप्लाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के अंदर जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट जो थे, अजम्पशंस जो थी, हमने उनको फॉलो किया था और उसका आउटकम जो है वो हमारे पास में क्या आ रहा है, वही कहलाता है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो। या फिर हम इन सिंपल वर्ड्स कहें कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अब हम देखते हैं वो मेजर प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जिनको जब हम अकाउंटिंग के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब प्रिपेयर करेंगे तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है या ये जो चीजें हैं वहां पर एप्लीकेबल होती है। क्लियर? फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एंटिटी का मतलब आपको मैंने कल ही बता दिया था। एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कंसर्न, फर्म। यहां पर है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या मतलब है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का? इन शॉर्ट मैंने लिखा है यहां पर, बिजनेस हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। क्या? बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are separate from each other. They have their separate legal entity from each other. They have their separate legal entity from each other. It means कि बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन से बिल्कुल अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। और हम अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? बिजनेस के लिए, ना कि बिजनेसमैन के लिए। या फिर मैं ये कहूं कि जो अकाउंट्स के अंदर या जो अकाउंटिंग बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस प्रिपेयर की जाती है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो अपने आप को बिजनेस अज्यूम करना है। क्या? अपने आप को बिजनेस अज्यूम करना है। फिर देखिए आपके वो ट्रांजेक्शंस क्या दिए हुए हैं और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर अपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन जो है वो सही से रिकॉर्ड हो पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन मान करके ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमेशा रॉन्ग हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? कि जब भी ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपने आप को बिजनेस मान करके आपको उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ना कि बिजनेसमैन। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन मान करके उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वो जस्ट रिवर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। जबकि अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं और ट्रांजेक्शंस को जो रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड किया जाता है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। क्लियर? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिजनेसमैन के लिए इनकम हो सकती है, वही चीज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस भी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है ट्रांजेक्शन किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने आप को बिजनेस मानना है। फिर देखिए आपकी ट्रांजेक्शंस के थ्रू इनकम आ रही है, मतलब पैसा आपको रिसीव हो रहा है या आप पेमेंट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो आई थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल जो समझ में आ गया होगा सभी को, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? चलिए अब स्टूडेंट हम सेकंड प्रिंसिपल जो है हमारा सिंपल सा बहुत इजी सा प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नाम से ही पता चल रहा है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जब हमने अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स जब देखे थे तो अकाउंटिंग के फीचर्स के हमने देखा था ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस,
और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, ये एक फीचर था अकाउंटिंग का। तो वो जो फीचर था उसी पर अपना प्रिंसिपल भी बना हुआ है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सामने पता चल रहा है मनी मेजरमेंट मतलब अकाउंटिंग के अंदर केवल वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है। लिखा हुआ है मैंने, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी उन्हीं ट्रांजेक्शंस को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है जिन ट्रांजेक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है। उन ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जिन ट्रांजेक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता हो या जिनको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता हो, उन ट्रांजेक्शंस को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मैंने एग्जांपल भी दिए थे आप लोगों को। क्या थे एग्जांपल? कि सपोज कीजिए दो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस केस में हम ये जानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये बिजनेस के अंदर, लेकिन फिर भी उस ट्रांजेक्शंस को कहीं पर भी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल और भी लिया था आपने, मैंने कहा था अगर किसी तरह की कोई स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से बिजनेस बहुत लंबे टाइम पीरियड तक बंद रहे या प्रॉपर वर्क नहीं चल पाए, तो आप जानते हैं ये एक्टिविटी ऐसी है जिससे बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए अकाउंटिंग के अंदर केवल उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिन ट्रांजेक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किया जा सकता हो या मेजर किया जा सकता हो, बस उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस जो हैं उनको कहीं पर भी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो अब ये आपने अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस पढ़ी थी, उन अकाउंटिंग की लिमिटेशन के अंदर भी आपने एक पॉइंट पढ़ा था, ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड और क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। केवल क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन जो ऐसे हैं जिनको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और वो अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी थी, क्योंकि मैंने कहा ना अभी जैसे ये ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो बिजनेस को तो अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी इनको मेजर नहीं किया जा सकता या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इस वजह से इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्लियर? तो आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट प्रिंसिपल जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, देखिए स्टूडेंट, कल हमने एक अकाउंटिंग कंसेप्ट अजम्पशन जो थी पढ़ी थी, सबसे पहली अकाउंटिंग अजम्पशन जो थी वो मैंने क्या था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा था कल। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन बिजनेस आर रनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड और बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस विद इंटेंशन टू कंटिन्यू देयर बिजनेस फॉर अ फोर्सिबल पीरियड। कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो इस इंटेंशन के साथ में स्टार्ट किया जाता है कि उसको एक लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रखा जाएगा। तो हमें पता है कि बिजनेस जो है लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा, तो हमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी है, वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन तब की जाती है जब बिजनेस वाइंड अप हो रहा हो। कब? जब बिजनेस वाइंडिंग अप हो रहा हो, बंद हो रहा हो, क्लोज हो रहा हो, क्योंकि हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के थ्रू हमने ये कहा था बिजनेस जो है लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा। अब वो लॉन्ग टाइम पीरियड जो है, लंबा टाइम पीरियड जो हमें भी नहीं पता वो कितना हो सकता है। तो अगर उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना लॉन्ग टाइम पीरियड होगा, तो वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन जो है हो सकता है हमारे लिए कोई सेंसिबल नहीं हो या हमारे लिए कोई सेंस की नहीं हो, क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारे कुछ काम करेंगे। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन सही टाइम पर अगर हम कर लेते हैं तो हम फ्यूचर के लिए जो है पॉलिसीज बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हैं, अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमें करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे को जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हो जानी चाहिए। क्या? हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हो जानी चाहिए, ताकि हम फ्यूचर के लिए उससे डिसीजन ले सकें। क्लियर? तो अब जो आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा होना चाहिए
कि जो ना तो बहुत ज्यादा लेंथी हो या बहुत लंबा टाइम पीरियड हो और ना ही बहुत ज्यादा छोटा हो। तो वो जो भी अकाउंटेंट्स वगैरह हैं उन लोगों ने मिलकर के डिसाइड कर लिया कि हम जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करेंगे अकाउंटिंग के अंदर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगी और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम रख लेते हैं 1 ईयर। कितना? 1 ईयर, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1 ईयर उन्होंने डिसाइड कर लिया, यानी कि अब प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन जो होगी वो हर 1 ईयर के बाद में की जाएगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग आर प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड विच इज जनरली 1 ईयर, नोन एज फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है अकाउंटिंग पीरियड में सर? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है प्रिपेयर की जाती है वो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर होती है और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो है 1 ईयर विच इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रिंसिपल। अब आज के टॉपिक का लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल, या इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। क्या है? कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट का मतलब सभी को पता है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर मैंने बताया था कॉस्ट का मतलब क्या है। कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी इज नोन एज कॉस्ट। ये तो एक जनरल सी डेफिनेशन है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में टोटल जितना एक्सपेंसेस हो रहा है उन सभी को अगर इंक्लूड कर लिया जाए वो हमारी आ जाती है कॉस्ट। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जो है वो थोड़ा इसमें डिफरेंट है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वो जो कॉस्ट की डेफिनेशन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज आती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेफिनेशन क्या होती है कॉस्ट की? कि किसी भी असेट्स को एक्वायर करने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो कहलाती है उसकी टोटल कॉस्ट। क्या? किसी भी असेट्स को यानी फिक्स्ड असेट्स को एक्वायर करने में टोटल जितने एक्सपेंसेस हुए हैं वो कहलाती है उसकी कॉस्ट। तो मैंने आपको एक कॉस्ट का फॉर्मूला भी बताया था। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? परचेज प्राइस प्लस फ्राइट एंड कैरेज एक्सपेंसेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। क्या क्या? परचेज प्राइस प्लस फ्राइट एंड कैरेज एक्सपेंसेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। यानी कोई भी फिक्स्ड एसेट जो है आपने परचेज कितने में की है वो हो जाएगी उसकी परचेज प्राइस प्लस उसके फ्राइट एंड कैरेज एक्सपेंसेस, आपको उसके अपनी फैक्ट्री तक लाने का या अपने गोडाउन तक लाने का या अपने ऑफिस तक लाने का जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है यानी कैरेज और फ्राइट एक्सपेंसेस वो ऐड करना है, प्लस उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब जैसे आपने वो असेट्स परचेज की और अब उसको इंस्टॉल करवाने के लिए आपने किसी पर्टिकुलर मैकेनिक को बुलाया या किसी पर्टिकुलर इंजीनियर को बुलाया तो उसका जो भी फीस वगैरह होगी वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से असेट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर? कॉस्ट कैसे आएगी, कैलकुलेट कैसे होगा, ये पता लग गया। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है? जैसा मैंने लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाएगी उस फिक्स्ड एसेट्स को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर उसकी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इस पर कॉस्ट प्राइस पर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी पता लग गया। तो ये कहलाता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट इसलिए कहते हैं कि जो भी हम असेट्स है उन असेट्स को उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तो आगे से आगे बढ़ती जाएगी असेट। तो सपोज कीजिए आप 5 इयर्स पहले आपने कोई असेट्स परचेज की थी और आज भी हम उसको उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट है क्या? पुरानी है, पास डेटा से आई है हमारे पास में, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहा जाता है। क्लियर ये चीज? अब इसके अंदर एक चीज ध्यान देना, कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है एक फिक्स रेट से, और कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिन पर हम एक फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, या कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल लैंड। लैंड ऐसे एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसकी वैल्यू क्या होती है? दिन पर दिन इंक्रीज ही होती है। कुछ एसेट्स होती है ऐसी जिन पर फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे मशीनरी, क्योंकि हमें पता है मशीनरी रेगुलर यूज में आ रही है तो एक पर्टिकुलर रेट से उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिन पर हम एक फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एसेट्स ऐसी होती है जो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा यूज में आती है और पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए बहुत कम यूज में आती है, तो हम उस पर फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, ऐसी सारी एसेट्स जिन पर हम एक फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, तो उन एसेट्स में फंडा क्या होता है कि जिस ईयर में आपने, ध्यान से समझना इसको,
जिस ईयर में आपने उस असेट्स को परचेज किया है उस ईयर में तो आपको वो असेट जो है अकाउंटिंग बुक्स में उसकी कॉस्ट प्राइस पर शो करनी है। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। जिस ईयर में परचेज किया है उस ईयर में वो असेट जो होगी उसकी कॉस्ट प्राइस पर शो करनी है। लेकिन आने वाले जो नेक्स्ट ईयर्स हैं उन ईयर में आपको उसको कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू पर शो करना है। किस पर? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू पर, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, उस पर शो करना है। तो जैसे सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपीज में कोई मशीन की परचेज की 2018 में, उस पर 10% की रेट से ईयर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 2019 के अंदर कितने ऊपर शो होगी वो? 1 लाख माइनस 10% डेप्रिसिएशन यानी 90,000 रुपीज। तो 2019 में 90,000 पर शो होगी। फिर 2020 के अंदर वापस 10% और रिड्यूस होने के बाद में तो 80,000 पर शो हो जाएगी। तो इस तरह से असेट्स को शो किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, असेट्स हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पर या फिर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू पर शो होगी, मार्केट प्राइस पर कभी भी शो नहीं होगी। कोई भी एसेट्स है वो अकाउंटिंग बुक्स के अंदर मार्केट प्राइस पर कभी भी शो नहीं होती है। जैसे मैंने कहा था लैंड ऐसी एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लैंड की वैल्यू क्या होती जाती है? दिन पे दिन इंक्रीज होती जाती है, लेकिन फिर भी लैंड को उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही अकाउंटिंग बुक्स के अंदर शो किया जाता है। अब उसको बेचने से कितना अमाउंट आ जाएगा डजंट मैटर, क्योंकि वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है या उसकी मार्केट वैल्यू है। तो असेट्स को कभी भी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर उनकी रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू पर कभी भी शो नहीं किया जाता है, उनको हमेशा उनकी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये था हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। इट सेड दैट द ऑल असेट और फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस इन द ईयर ऑफ परचेज एंड आफ्टर दैट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू। They are not recorded in any cases at its market value or realizable value. Clear? तो स्टूडेंट ये जो चार स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं।